नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ टोपी शुक्ला करेंगे। प्रत्युत पाठ में लेखक बताता है कि अपनत्व तथा प्यार जाति या धर्म जैसी संकीर्ण भावना को नहीं मानता। अपने परिवार के संसर्ग में रहने वाला एक बच्चा निश्चल प्रेम को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार भटकता नजर आता है। यही हालत कहानी के कुछ अन्य पात्रों की भी है, परंतु परिवार वाले यह नहीं समझ पाते कि जातीय बंधन को, ऊंच नीच को त्याग कर उनका आज्ञाकारी पुत्र एक मुसलमान परिवार से क्यों चला जाता है। इसका कारण बस एक ही है कि वह सिर्फ प्यार का प्यासा है। शुरुआत करते हैं प्रश्न अभ्यास से। प्रश्न 1। इफन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है। उत्तर, क्योंकि इफन टोपी कहानी में बहुत सी जगह नजर आया है। हालांकि दोनों आजाद व्यक्तित्व हैं तथा दोनों का विकास भी अलग अलग तरीकों से हुआ है, परंतु इफन की आत्मा के आंगन में तथा टोपी की आत्मा के आंगन में प्यार की प्यास थी। इफन तो अपनी बातें टोपी के अलावा अपनी दादी से बताकर जी हल्का कर लेता था, परंतु टोपी के लिए भी इफन तथा इफन की प्यारी दादी के बिना जीना दूभर था। इसलिए लेखक ने कहा है कि नाम की तरह ही इफन के बिना टोपी और टोपी के बिना इफन न कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। इफन टोपी की कहानी का वास्तव में अटूट हिस्सा है। प्रश्न 2। इफन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। उत्तर, इफन की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। वह पीहर से दूध दही खाकर आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह दूध दही के लिए तरस गई थी। उसे उस दूध दही के लिए बेचैनी हो जाती थी जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आती थी। लखनऊ में उन्हें मौलविन बनकर रहना पड़ता था, न कि जमींदार की अल्हड़ बेटी। अतः वह पीहर जाना पसंद करती थी। एक कारण उसकी बोली भी थी जिसकी मिठास को मौलवी साहब भी नहीं समझ पाए। प्रश्न 3। दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई। उत्तर, दादी की शादी एक मौलवी परिवार में हुई थी। मौलवियों के घर गाना बजाना पसंद नहीं किया जाता था। उनके बेटे की शादी के समय वे एक मौलवी की पत्नी थी तथा मौलवी जिंदा थे, इसलिए बेचारी दिल मसोस कर रह गई। प्रश्न 4। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। उत्तर, अम्मी शब्द को सुनते ही सबकी नजर टोपी पर पड़ गई। मेज पर जितने हाथ थे सब जैसे के तैसे रुक गए। सुभद्रा देवी टोपी की दादी ने कहा कि यह मलेच्छ शब्द इस घर में कैसे आया। माँ राम दुलारी ने कहा कि किसी पिया के लड़के के साथ रहने लग गया, शायद उससे सीख आया। इस शब्द में परंपराओं की दीवारें डलने लगी। यह शब्द धर्म संकट में पड़ गया तथा टोपी की जमकर पिटाई हुई। प्रश्न 5। 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है। उत्तर, 10 अक्टूबर सन 45 को टोपी ने कसम खाई थी कि वह कोई भी ऐसा दोस्त नहीं बनाएगा जिसके पिता की बदली होती हो। इसी दिन उसके प्रिय दोस्त के पिता की बदली हो गई थी। इसी कारण से वह अपने माता पिता के साथ मुरादाबाद चला गया था। एक तो इफन की प्यारी दादी मरने से वह अकेला पड़ गया और ऊपर से इस दिन उसका सबसे प्रिय दोस्त बिछुड़ गया। अतः यह तिथि उसके जीवन में महत्वपूर्ण दिन था। प्रश्न 6। टोपी ने इफन से दादी बदलने की बात क्यों कही। उत्तर, इफन ने दादी टोपी को बहुत प्यार करती थी। इफन की दादी टोपी को बहुत प्यार करती थी। वह मीठी मीठी पूर्वी अर्थात देशी बोली बोलती थी, जिसका एक एक शब्द तिल के लड्डू सा
या शक्कर की गुड़ की डली की तरह था कि मुंह में चुभल जाए। टोपी की मम्मी भी ऐसी बोली बोलती थी, परंतु उसकी दादी इस बोली की वजह से टोपी की मम्मी को बहुत बुरा भला कहती थी। इधर इफ़न की दादी की बोली इफ़न की अम्मी और उसके दादाजी पसंद नहीं करते थे। कुल मिलाकर इफ़न की दादी और टोपी की मम्मी एक स्तर की महिलाएं थीं तथा दोनों एक जगह एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश रह सकती थी। यही बात सोचकर टोपी ने दादी बदल लेने के लिए कहा था। प्रश्न 7। पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? इफ़न की हर तरह से हर समय दादी ही सहायिका थी। अब्बू और अम्मी उसे डांट मार देते थे, बाजी भी उसका दिल दुखाती थी। नुसहत भी मौका मिलते ही उसकी कॉपियों में तस्वीरें बनाकर उसका दिल दुखाती थी, परंतु दादी ने कभी भी उसका दिल नहीं दुखाया, बल्कि उसे रात को बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब कावली, हाथी माताई, पंचफूला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। यही वजह थी कि उसे अपनी दादी से विशेष स्नेह था। प्रश्न 8। इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? उत्तर। एक इफ़न की दादी ही थी जो उसके साथ अपनत्व रखती थी। जब घर की औरतें उसकी बोली पर छेड़ती तो दादी ही प्यार से उन्हें झिड़क कर टोपी की जान बचाती थी। टोपी की कहानियां भी सुनाती थी। वह घर जाते टोपी की मम्मी का हाल चाल पूछती थी तथा हमेशा उसे कुछ न कुछ खाने को देना चाहती थी। वह टोपी के प्रति अपार स्नेह रखती थी। वह इफ़न और टोपी में कोई फर्क नहीं समझती थी, अतः उसकी मौत के साथ ही उसके स्नेह की छत्र की छाया खत्म हो गई थी। प्रश्न 9। टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अदृश्य अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। उत्तर। टोपी हिंदू जाति का था तथा इफ़न की दादी इस्लाम थी, परंतु इफ़न के घर टोपी जब भी जाता था तो वह दादी के ही पास बैठता था। उसकी पूर्वी बोली उसे कभी अमावट सी तो कभी तिल के लड्डू जैसा लगती थी। बातचीत हमेशा दादी उसकी अम्मा का हाल चाल पूछकर शुरू करती थी। अम्मा शब्द तथा दादी के मुंह से निकला एक एक शब्द टोपी की गुड़ की डली सा लगता था, चुभलाता रहता था। दादी का वश चलता तो उसे रोज कुछ ना कुछ खिलाकर भेजती, लेकिन टोपी खाता नहीं था। फिर भी दादी और टोपी का रिश्ता अटूट था। प्रश्न 10। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताइए। क। ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? ख। एक ही कक्षा में दो बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और ग। टोपी की भावनात्मक परेशानियों में नज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में एक आवश्यक बदलाव सुझाइए। उत्तर। क। क्योंकि वह जब भी पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू टोपी का बड़ा भाई को कोई ना कोई काम निकल आता या राम दुलारी कोई ऐसी चीज मंगवाती जो नौकरों से नहीं मंगवा जा सकती थी। इस प्रकार वह पहले साल फेल हो गया। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, अर्थात मियादी बुखार हो गया था। वह पेपर नहीं दे सका और फेल हो गया। ख। पहला साल उसे अपने से एक साल छोटे स्तर के साथ बैठकर पढ़ना पड़ा था, परंतु दूसरी साल उसे 7वीं वालों के साथ बैठकर पढ़ना पड़ा था। वह उन सब में बैठा बूढ़ा सा नजर आता था तथा कोई दोस्त नहीं बन पा रहा था। अध्यापक भी न पढ़ने वालों बच्चों को टोपी की मिसाल देकर मजाक उड़ाते थे
तथा बच्चे भी खिलखिलाकर हंसते तो उसका कलेजा छलनी हो जाता था। तीसरे साल उसके पहले वाले दोस्त भी 10वीं पास करके चले गए। एक दिन तो एक वहीद नामक लड़के ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हें हमारे अंदर घुसने की बजाय 7वीं वालों से दोस्ती करनी चाहिए। हम सब तो 8वीं पास होकर निकल जाएंगे, फिर तुम्हें तो उन्हीं के साथ रहना है। यह सुनकर वह बहुत शर्मिंदा हुआ। मास्टर भी उसे नोटिस नहीं करते थे। हाथ खड़े कर बताना चाहता था कि मुझे उत्तर पता है, तो वे या तो कहते कि अगले साल पूछ लेंगे, या कहते कि 3 साल हो गए यही किताब पढ़ते, अब तो पता चल गया होगा। इस प्रकार सभी उसे भावनात्मक रूप से आहत करते रहते थे। फिर अंत में उसने इन चुनौतियों को चुनौती देकर सफलता प्राप्त की। प्रश्न 11। इफन की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? उत्तर, दादी के पीहर वाले कराची में रहने लगे थे। यहाँ कोई नहीं रहता था और कोई घर को संभालने भी नहीं आता था। इस प्रकार उसके मायके का घर कस्टोडियन में चला गया। अब उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं था। उस घर का एक संरक्षण एक विभाग कर रहा था। अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न 1। कहानी कहते समय इफन की दादी ऐसा क्यों कहती होंगी? आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ। उत्तर, इफन की दादी कोई भी कहानी सुनाने से पहले भगवान को साक्षी मानते हुए कहती है कि आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ, अर्थात उसे नहीं पता कि कहानी सच्ची है या झूठी। जैसा उसने सुना है वैसा ही सुना रही है। इफन की दादी सोचती थी कि सच बोलने से उसे पाप नहीं लगेगा। प्रश्न 2। राम दुलारी, सुभद्रा देवी, टोपी और मुन्नी बाबू के बीच हुए संवाद के आधार पर मानवीय संबंधों की कौन कौन सी सच्चाई उजागर होती है? उत्तर, राम दुलारी एक सीधी साधी औरत है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। वह देशी भाषा बोलने की वजह से सुभद्रा देवी से बात बात पर डांट खाती है। उसे अम्मी शब्द से तथा कबाब खाने की बात सुनकर बहुत दुख होता है। टोपी सिर्फ प्यार का भूखा है। वह ईफन के घर कुछ नहीं खाता, फिर भी उसकी भावना कोई नहीं समझ पाता तथा उसकी खूब पिटाई होती है। वह इसी वजह से सबका विरोध तो करता है, परंतु इतना छोटा है कि उसे अपनी भावना नहीं समझ जानी आती। उसका बड़ा भाई मुन्नी खुद कबाब खाता है और अपने छोटे भाई को झूठ बोलकर पिटवा देता है। इस तरह वह भी एक अच्छा भाई साबित नहीं होता। इस प्रकार एक छोटा बच्चा जो सिर्फ अपनत्व की भाषा समझता है, जिसे जात पात का नहीं पता, उसे चारों तरफ से ऐसी बातें बोली जाती हैं जिससे इन बातों का पता ही नहीं है। अब हम पाठ के कुछ शब्दार्थ करेंगे। परंपरा, प्रथा, डेवलपमेंट, विकास, अटूट, न टूटने वाला, मजबूत, वसीयत, मृत्यु या लंबी यात्रा के अवसर पर मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के प्रबंध या उपभोग आदि के विषय में लिखित इच्छा जो दर्ज कर दी गई हो। करबला, इस्लाम का एक पवित्र स्थान। नमाजी, नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाला। माश का सदका, एक टोटका। चेचक, एक संक्रामक रोग जिसमें बुखार के साथ पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं। पूर्वी, बोली, पूरन की तरफ बोली जाने वाली भाषा। छठी, जन्म के छठे दिन का स्नान, पूजन या उत्सव। जश्न, उत्सव या खुशी का जलसा। फर्क, अंतर, नाक नक्शा, रूप रंग। कस्टोडियन, जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक न हो उसका संरक्षण करने वाला विभाग। बीजू पेड़, आम की गुठली से उगाया गया आम का पेड़। बेशुमार, बहुत सारी। बाजी, बड़ी बहन। कचहरी,
न्यायालय, पाक पवित्र, मुल्क मुल्क देश, लफ्ज शब्द, अलबत्ता बल्कि, अमावट पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत, तिलवा तिल का लड्डू या तिल से बने व्यंजन, लफ्ज शब्द, दुर्गति बुरी हालत, कुटाई पिटाई, कबाबची कबाब बनाने वाला, ज्योग्राफिया ज्योग्राफी भूगोल शास्त्र, पूर्सा सांत्वना देना, तबादला बदली या स्थानांतरण, एहसास अनुभूति, शुष्कार कुत्ते को किसी के पीछे लगाने के लिए निकाली जाने वाली आवाज, ट्रार्फ बड़बड़ करना, गाउदी भोंदू या बुद्धू, सित्म अत्याचार, लौंदा गिल्ली मिट्टी का पिंड, नजरेबंद जो किसी स्थान पर निगरानी में रखा गया हो और जिसे निश्चित सीमा के बाहर जाने की आज्ञा न हो।